हेलो फ्रेंड्स, वाई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरुण दलाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने जो HSSC CET का एग्ज़ाम हुआ था 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए थे और हमें किस तरीके से इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना चाहिए, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे। पहली स्टेटमेंट, सबसे पहला हमें यहाँ पर दिया गया है बेटे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। डिस्पाइट, हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है डिस्पाइट, और जब कभी भी हम इनकी बात करते हैं, यहाँ डिस्पाइट दिया, इसके साथ एग्जामिनर क्या करता है, हमें कई बार ऑफ लगा कर दे देता है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, इंस्पाइट ऑफ के साथ किया जाता है, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। यहाँ पर डिस्पाइट, के बावजूद, ये किसको बताता है, अपोजिट सिचुएशन को। द थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म क्या है, जब भीषण गर्जना हो रही थी, आपके बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, उसके तूफान के बावजूद द ओल्ड मैन, अब यहाँ पर द लगाया है एग्जामिनर ने, द मतलब पर्टिकुलर की बात कर रहा है, कोई बंदा है। द ओल्ड मैन रिमेन्ड सेटेड, वो अपनी जगह पर बैठा रहा। कहाँ, ऑन द पोर्च, पोर्च के ऊपर। स्टेयरिंग इनटू द डिस्टेंस, वो एक दूरी पर, एक जगह पर फोकस्ड है, एक ही जगह पर वो टकटकी लगाकर देख रहा है। उसके लिए किसका प्रयोग किया इसने, स्टेयर का प्रयोग किया। रेन लैश्ड द ग्राउंड, और बरसात क्या कर रही है, जमीन को क्या कर रही है बेटे, उस पर कोड़े बरसा रही है, यानी इट इज पोरिंग डाउन, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग इन टोरेंट्स। वहां पर लैश, लैश वैसे होता है चाबुक मारना, साटा मारना, कोड़ा मारना, टू विप, टू फ्लॉग। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ क्या है, बरसात के कोड़े बरस रहे हैं। बट ही डिड नॉट फ्लिंच, लेकिन वो किसी भी तरीके से फ्लिंच नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, इधर उधर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। हिज आइज, उसकी आंखें, क्लाउडी विद ईज, यहाँ पर एक शब्द का बड़ा प्यारा प्रयोग किया गया है, क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब है जैसे बादल छाए होते हैं। बादल छाने का मतलब ये है जब धुंधला धुंधला नजर आता है, यानी उम्र के कारण उसको कैसा नजर आ रहा है, मध्यम नजर आ रहा है। उस धुंधलेपन के लिए इसने आप किसका प्रयोग किया है, क्लाउडी का। क्लाउडी विद एज, यानी ही हैज बिकम शॉर्ट ऑफ साइट, उसे अब कम दिखाई देना शुरू हो गया है। फिक्स्ड ऑन समथिंग फार बियॉन्ड द होराइजन, उसकी आंखें एक टक कहाँ देख रही हैं बेटे, क्षितिज के उस पार देख रही हैं। क्या खोज रही हैं, वो देखते हैं। समथिंग ओनली ही कुड सी, केवल उसी चीज को देख रही है जो केवल वही देख सकता है, और किसी को नहीं पता वो क्या चीजें ढूंढ रही हैं। यानी ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन, लॉस्ट इन, एनग्रोस्ड इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में मग्न है, तन्मय है, खोया हुआ है, डूबा हुआ है। फिर कहता है बेटे द स्टॉर्म वॉज लाउड, ये जो तूफान है ये काफी ऊंची आवाज में गर्जना कर रहा था, काफी भीषण तूफान है। बट वट एवर इकोड इन हिज माइंड वॉज लाउडर, लेकिन जो उसके दिमाग में गूंज रहा था वो उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चल रहा था। एक तूफान यहाँ बाहर दिखाया गया है, एक तूफान कहाँ दिखाया गया है, उसके भीतर दिखाया गया है कि उसका जो अंदर का तूफान है वो उससे भी ज्यादा लाउडर है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अबाउट द मैन, अब बेटे इस आदमी के बारे में क्या इन्फर किया जा सकता है। इन्फर का मतलब क्या होता है, ड्रॉ आउट, फिगर आउट। जब हम किसी में से कोई चीज इंड्यूस करते हैं, डिड्यूस करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। ही वॉज अफ्रेड, वो भयभीत था। बेटे अफ्रेड के दो यूजेस होते हैं। जब आप कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, इसका मतलब मैं किसी चीज से डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ। और एक अफ्रेड का मतलब होता है जब आप कहते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट, इट मीन्स जब आप एक्सक्यूज देते हैं, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प दिस। तो यहाँ ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। ही वॉज डीप इन थॉट, डीप इन थॉट का मतलब है ही वॉज इन अ पेंसिव मूड, थॉटफुल मूड। वो किसी चीज के ऊपर क्या कर रहा है, ही इज पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, समथिंग इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज माइंड अगेन एंड अगेन, बार बार उसके दिमाग में कोई विचार कौंध रहा है, यानी वो किसी चीज में खोया हुआ है। तो ये हमारा हो सकता है। ही हेटेड द रेन, बेटी नफरत की कहीं पे बात ही नहीं आई कि उसे नफरत थी, और नफरत होती तो क्या वो बारिश में चारों तरफ उसके बरस रहा है वहां बैठा होता। ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। ही डिड नॉट नोटिस द स्टॉर्म, बेटे उसने स्टॉर्म को नोटिस नहीं किया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो गया। हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेज थ्रो इन द टाल। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटे। अक्सर जब कभी भी कोई भी रेसलिंग वगैरह का मैच होता है या बॉक्सिंग वगैरह का मैच होता है तो रिंग और एरिना के अंदर जो कंटेस्टेंट्स फाइट कर रहे होते हैं, अगर वो क्विट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे उनका जो अटेंडेंट होता है वो उनका एक स्पॉन्जिंग के लिए पीस ऑफ क्लॉथ होता है, उसको क्या करता है, रिंग में या एरिना में कई बार फेंक देता है। उसका मतलब होता है हम सरेंडर करते हैं, वी इल्ड, वी क्विट, हम इससे और फाइट नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द फाइट। अब यहाँ उसको कहते हैं थ्रो इन द टाल। अब ये कहता है टू विन, ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया, ये तो विक्ट्री के लिए आ जाएगा, जीतने के लिए आ जाएगा। टू क्लीन अप, बेटे ये गलत हो गया, ये वाइप करने के लिए आ जाएगा, भाई उसको पहुंचने की बात आई है। फिर कहता है टू गिव अप, गिव अप का मतलब है टू किट, टू सरेंडर, टू इल्ड, आत्मसमर्पण करना। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी फाइट चल रही होती है, अगर कंटेस्टेंट ही फ्लोर को पीटना शुरू कर दे या फिर दूसरे बंदे की पीठ पर थपकी देता है या बाजू पर या थाई पर थपकी देता है, उसका मतलब क्या होता है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द फाइट। फिर कहता है टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अरेंज द सेंटेंसेस टू फॉर्म ए कोहेसिव पैसेज ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसके पार्ट्स को जो अलग अलग लिखा गया है उन्हें मीनिंगफुली कोरिलेट करना है और क्या बनाना है, एक सार्थक वाक्य में बदलना है। His parents encouraged him to try again। बेटे उसके माता पिता ने उसको एनकरेज किया, मोटिवेट किया, उसका मोरल बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, दोबारा से कोशिश करें। किस कारण से बढ़ाया, जरूरत क्यों पड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले कोई घटना घटी है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, बेटे वो मैथमेटिक्स के टेस्ट में फेल हो गया, यानी फेल पहले हुआ है, बाद में क्या आएगा, उसके पेरेंट्स ने उसे मोटिवेट किया, यानी पहले हमारा क्या आएगा, सेकंड आएगा, उसके बाद कहीं पर आपका फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब ये तुरंत बाद भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। He studied hard for the next one। अब बेटा उसके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया तो क्या हुआ, उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, यानी कहीं इस पोजीशन पे हमने थर्ड को रख लिया। Eventually he passed the with good marks। Eventually यहाँ पर क्या आया, ultimately, finally, in the long run। और अंततः यानी कॉन्सिक्वेंटली वाली सेंस आ गई, एज ए रिजल्ट ऑफ वाली सेंस आ गई, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसने अच्छे मार्क्स दिए। अब ये तो बिल्कुल लास्ट में आएगा क्योंकि ये तो कंक्लूजन है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हमारा फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो गया, थर्ड सेकंड वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारे दो के अंदर किससे शुरू किया गया है, सेकंड से, लेकिन सेकंड के बाद हमें किसका चयन करना है, फर्स्ट का, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। पहले सेकंड फिर फर्स्ट, यानी ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, उसके बाद क्या किया, पेरेंट्स ने मोटिवेट किया उसको, उसने कठिन परिश्रम किया और फिर उसका परिणाम क्या निकला, वो अच्छा स्कोर कर पाया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। टेंस का प्रयोग करना है, ध्यान देंगे। बाय द टाइम वी अराइव्ड, यहां बाय द टाइम एक तरीके से कैसे यूज किया गया है, जैसे कि आप बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर, बाय द टाइम वी अराइव्ड, और यहां पर उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रखा है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म को रखा है। आप लोगों ने बचपन में एक सेंटेंस पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां पर एक काम हुआ, उससे पहले दूसरा हो चुका था, उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहां पर ये काम हुआ था, इससे पहले दूसरा हो चुका था, तो द शो, अब ये इससे भी पहले जाएंगे, इससे जब पास्ट में जाकर देखेंगे तो यहां वर्ब की सेकंड आई थी, यहां पर थर्ड आएगी, और क्योंकि पास्ट है तो हैव का पास्ट आ जाएगा हैड, ये बन जाएगा। विल स्टार्ट तो फ्यूचर को दिखा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब कर रहा है बेटे, गलत हो जाएगा। हैज प्रेजेंट को बता रहा है, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये तो प्रेजेंट में परफेक्शन दिखा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो हैड स्टार्टेड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब जो वॉइस की कभी भी बात आती है बेटा, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को चाहे वो एक्टिव वॉइस दे या पैसिव वॉइस दे, पहले आप खुद जस्टिफाई कर लिया करो। यहाँ पर तो एग्जामिनर आपकी सहूलियत के लिए आप लोगों को लिख कर दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें खुद चयन करना पड़ता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो एक्टिव है या पैसिव है, उसे कैसे देखेंगे। यहाँ आया समवन, समवन हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब V1 ING आ गया, कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है।
यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बेटे अस क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अस का क्या बन जाएगा, वी। अब वी, यहां तक हमारे चारों के चारों बिल्कुल सेम है। अब वी के साथ जब हम बात करते हैं यहां पर इज की, तो इज आया हुआ है किसके कारण, समवन के कारण, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल आ गया हमारा वी आया तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा प्रेजेंट में, आर। अब आर यहां पर दिया गया है, यहां वर है, ये एलिमिनेट हो गया, पूरे को कट कर दिया करो। यहां बीइंग आया, ये भी पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर दोनों में आर आया। अब हमने देखा यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। उसके बाद आईएनजी आया, जहां पर आईएनजी आता है वहां पर बी का भी तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पैसिव में। अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पैसिव में बी की सेकंड लग जाएगी। और अगर थर्ड फॉर्म दी गई है तो पैसिव में बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और अगर आईएनजी फॉर्म आई है तो आगे बीइंग लग जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। एक बात और बताना चाहूंगा, ये तो इसने यहां लिख कर दिया है बाय समवन, अगर अपनी तरफ से करना हो तो इसको ड्रॉप कर दिया करें, इसको ना लिखा करें, क्योंकि जब हमें यहां पर इंडेफिनेट प्रोनाउन दिया जाता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। पैसिव का प्रयोग किया ही क्यों जाता है, जब हमें फालतू की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ड्रॉप करना होता है, उसे क्विट करना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। Which of the following is correctly spelled? बेटे आपको 4 शब्द दिए गए हैं। ये 4 शब्द नहीं है, एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। जब इस प्रकार की बात आती है तो हमेशा एक बात दिमाग में रख के चलेंगे आप, वो क्या है कि कभी भी चारों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने चारों को पढ़ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने लिखेंगे, आपने वर्ड को देखा, देखते ही अपनी लिख कर उसको टैली करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमारा आया इनएविटेबल, हमारा क्या आ जाएगा, इन ये आ गया, एवी EVI इनएविटेबल, TABLE ये बन जाएगा इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, जो चैलेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज मस्ट टू हैपन, जो कंपल्सरीली होगा ही होगा वैसा है, उसको कहते हैं इनएविटेबल, अनचेंजेबल। INEVITABLE ये पहला ही हो सकता है। INEVITT, टी को रिपीट किया, यहां गलती हो गई, हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। INEVA, ए नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। INEVA ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, ये। ऐसे ही आप लोगों को दे देता है कई बार, क्या 4 अलग अलग शब्द देगा और उसमें कहेगा रॉन्गली स्पेल्ड बताओ। Which of the following describes a person who speaks many languages? वो व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। पहला कहता है बाइलिंगुअल। बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैसे आप लगाते हैं बाइप, बाइप्ड का मतलब क्या होता है, 2 पाया। जैसे बाइसिकल, बाइसिकल का मतलब क्या होता है, 2 पहिया वाहन। तो बाई का प्रयोग किया गया है बेटे 2 के लिए। बाइलिंगुअल क्या हो गया, 2 भाषिया, ये तो 2 की बात कर रहा है। नेक्स्ट है बेटे मोनो, आपकी मोनो एक्टिंग होती है सिंगल के लिए। मोनोलिंगुअल क्या है, 1 हु स्पीक्स ओनली 1 लैंग्वेज एट अ टाइम, तो मोनोलिंगुअल था, एक भाषा। पॉलीग्लॉट, बेटा ये जो यहाँ पर स्टॉप बनता है इसको कहते हैं ग्लोटल स्टॉप। तो पॉली का मतलब होता है मल्टी, मल्टी का मतलब है मैनी। जैसे पॉलीटेक्निक, बहुतकनीकी संस्थान। मैथमेटिक्स में आपके पास क्या आता है, पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जिसकी कई भुजाएं हैं। ऐसे ही आपका शादी वाला टॉपिक आता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, बहुपतित्व, इसका प्रयोग करते हैं। तो पॉली किसके लिए आया, बहुत के लिए। ग्लोट किसके लिए आया, बोलने के लिए। पॉलीग्लोट क्या हो गया, मल्टीलिंगुअल। तो हमारा ये क्या हो सकता है, मल्टीलिंगुअल हो सकता है। ये 2 के लिए था, ये सिंगल के लिए है। अगला है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब होता है बेटे अनुवादक। अनुवादक का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु ट्रांसलेट अ लैंग्वेज फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट 1, वो आपके सोर्स लैंग्वेज को किसमें, टारगेट में चेंज करता है। जैसे मैं हिंदी को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा तो उस कन्वर्ट करने वाले को क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेटर कहा जाएगा। ये तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। और ये हमारे 2 के लिए, ये 1 के लिए, हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है बेटे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, नरेशन का पार्ट आ गया।
नरेशन में भी एग्जामिनर आपके लिए बड़ा अच्छा करके चल रहा है, यहाँ पर वो आपको लिख कर दे रहा है डायरेक्ट स्पीच में बदलना है या इनडायरेक्ट में बदलना है। लेकिन अगर आपको ये दिया जाता है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपकी स्टेटमेंट यहाँ इन्वर्टेड कोमाज में दी जाती है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और जब आप इन्वर्टेड कोमाज हटाकर उसको चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटे? इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है शी आस्क्ड मी, यहाँ पर लगा दिया उसने कंजंक्शन इफ। अब जब यहाँ इफ आया और यहाँ आस्क लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी? इंटेरोगेटिव आएगी, प्रश्नवाचक। शी सैड के बाद इसने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा, यानी ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। शी आस्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। शी आस्क्ड, इसमें भी नहीं आया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। शी आस्क्ड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये हो सकता है, लेकिन हमें तो आगे का भी देखना है। अब आई वॉज फाइन, अब ये आई किसके लिए आया था? आपके मी के लिए आया था। मी हमारा ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे है। अब बेटे जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आई इसके लिए आया था, इसका मतलब यहां डायरेक्ट बनाएंगे तो यू होना चाहिए। इज एम आर का वॉज वर बनता है, और इंटेरोगेटिव बनेगा तो बनेगा आर यू फाइन। अब ये तो हमारा सही था, वॉज वाला गलत हो गया, एम वाला गलत हो गया, आर यू फाइन। अब हमारे पास ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। हम किसको लेंगे? हम डी को रखेंगे, हमारी मजबूरी है। अगर सैड के बाद उसने टू मी दे रखा होता तो 100% आपका क्या आता? ये ए वाला। लेकिन क्योंकि यहां पर उसने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा, हमें किसका चयन करना पड़ेगा? डी का। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये यू है, ये यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जब शी सैड, शी ने कहा तो टू हिम भी तो हो सकता था, टू देम भी तो हो सकता था, यहां कुछ भी अज्यूम किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि उसने मुझसे ही कहा है, तो हम इसको चुनेंगे। तो हमारा बन गया डी ऑप्शन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस? एम्बी का मतलब क्या होता है बेटे? द्वि या बहुत। बेटे आपका आता है एम्बीडेक्स्ट्रस यू कैन साइड द एग्जांपल ऑफ योर मूवी 3 इडियट्स इन विच देयर वाज अ पर्सन नेम्ड वायरस। ही वाज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स इक्वली वेल। वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग समान कौशल के साथ करता था, लिखने पढ़ने आदि में। अब बेटे वैसे बंदे को क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं जी ये कैसे होता है? एम्बी का मतलब क्या होता है बेटे? द्वि या बहुत होता है। ये आपकी साउदर्न लैंग्वेजेस में से ओरिजिन है इसका। मोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों की। एक मूवी आई थी जिसका नाम था अपरिचित। अपरिचित में जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो हीरो है, उसका नाम क्या था बेटे? अंबी। वो कई रूपों में आता था, कभी रेमो बन जाता था, कभी अंबी बन जाता था, कभी आपका अपरिचित बन जाता था, तो उससे लिया गया है। तो एम्बी का मतलब क्या है? मल्टी, मैनी। ठीक है। गिव का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं बोलने के लिए। एम्बिगियस क्या हो गया? जब एक बात बोली गई है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, यानी मल्टी इंटरप्रेटिंग, जो क्या हो जाएगा? जिसके कई मीनिंग्स निकलेंगे। जैसे पन होता है, श्लेष होता है। श्लेष में एक शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, यानी प्ले ऑन वर्ड्स वाली सेंस आ जाती है। अब मैं बता रहा था एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्टर का मतलब होता है बेटे राइट हैंडेड। सिनिस्टर किसके लिए? लेफ्ट हैंडेड के लिए यूज करते हैं। और धरती पे 95% पीपल दे आर राइट हैंडेड। और जो जिस हाथ का प्रयोग डेली करता है वो पूरी कुशलता पूर्वक करता है, तो इससे बना डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस यानी कुशल, डेफ्ट, एड्रॉइट, स्किल्ड, एफिशिएंट, ये बन गया। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या था? दोनों हाथों का प्रयोग समान कौशल के साथ करने वाला। ऐसे ही आता है एम्बिवेलेंट। जब गुड और बैड, सैड और हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स इकट्ठा हमारे मन में उमड़ती हैं तो वो क्या बन गया? एम्बिवेलेंट। ऐसे ही एक और होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एम्बिवर्ट, यानी उभयमुखी। अब यहां पर इसका हमें क्या चाहिए था? एंटोनिम चाहिए था। ये द्विअर्थी है। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है बेटे? ऑब्सक्योर होता है जो अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है। ये भी क्या होता है? कई मीनिंग्स निकालने वाला। ये तो हमारा सिनोनिम बन गया। अनक्लियर, ये भी सिनोनिम बन गया। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब है निश्चित। और वेग, वेग का मतलब भी क्या है? ये सारे तो सिनोनिम्स हो गए। हमारा एंटोनिम क्या बनेगा? ये, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या है? निश्चित है। और वेग, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, सबका सेम मीनिंग है। लास्ट स्टेटमेंट आई आपकी बेटा, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। हमें एरर को ढूंढना है कि यहां पर कौन से के अंदर दिया गया है।
जब कभी भी एरर्स की बात करते हो तो आप अपना क्लासिफिकेशन सही तरीके से करके चलोगे तो आपको कोई दिक्कत ही पेश नहीं आएगी। कैसे, वो भी देख लीजिए। इफ हमारा क्या है बेटे, कंजंक्शन, किसको बता रहा है, कंडीशन को। यदि ऐसा होता, अगर आई के साथ वॉज लगाया गया है यानी पास्ट आ गया, इफ आई वॉज यू। अब यहां पर ये सब्जेक्टिव मोड है, यहां पर अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन की बात की गई है। जब कभी भी इस प्रकार का विचार आपके मन में आता है, कोरी कल्पना या अधूरी इच्छा, तो उसमें हम जैसे प्रकृति के नियम टूटते हैं, आपके भाषा के नियमों को भी वहां पर तोड़ देते हैं। आप कहते हो यदि भगत सिंह जी जिंदा होते, इफ भगत सिंह वर अलाइव, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहां भगत सिंह जी हैं सिंगुलर पर्सन, लेकिन हमने लगाया क्या, वर। तो ऐसे कोरी कल्पना या अधूरी इच्छा आती है, हाइपोथेटिकल आइडियाज आते हैं, तो वहां पर हम रूल्स को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब हमारा एरर यहीं पे जनरेट हो गया। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट, तो मैं वार्निंग को, चेतावनी को किसी भी कीमत पे अनदेखा ना करता, उसकी अवहेलना ना करता। तो हमारा एरर बना बेटे फर्स्ट के अंदर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसने फर्स्ट को आज ए पे ही रख रखा है। कई बार क्या करता है, इसको पीछे रख देता है, उसको इधर रख देता है, फिर हमें यहां भी चयन करना पड़ता है। जैसे यहां फर्स्ट आया, सेकंड को यहां प्लेस कर रखा है। अब फर्स्ट में था, यहां वर आ जाएगा, हमारा एरर बन गया ए के अंदर। तो बेटे ये था आपका पेपर आज के लिए। अगले पेपर में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। नमस्कार दोस्तों।